देखिए बेटा, नेक्स्ट टॉपिक है रोटेशनल मोशन में मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया बिल्कुल ऐसे होता है, आई से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। जो काम मास का होता है तो आई किसके इक्विवेलेंट होता है? मास के इक्वल। तो जो काम ट्रांसलेटरी मोशन में मास करता है वही काम रोटेशनल मोशन में मोमेंट ऑफ इनर्शिया करता है। मास क्या करता है? देखिए आप, जैसे सपोज करिए कि ये कोई दो ऑब्जेक्ट्स हैं, इसका मास कम है और इसका मास ज्यादा है ना। ये दोनों एक रफ सरफेस के ऊपर रखे हुए हैं, इस पे फोर्स लगाते हैं हम और इस पे फोर्स लगाते हैं। तो फोर्स क्या करेगा? इसके रेस्ट की पोजीशन को चेंज करेगा, यानी कि इसको एक्सेलरेट करके मोशन में इसको लेके आएगा। तो इसको अपोज कौन करेगा? इसका मास जितना ज्यादा होता चला जाएगा वो अपने चेंज को अपोज करेगा। वो चेंज किसकी वजह से आना था? फोर्स की वजह से, एक्सेलरेशन की वजह से आना था। अब रोटेशनल मोशन में ये जो मास है इसकी जगह तो आ जाएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया और इसकी जगह आ जाएगा टॉर्क। तो टॉर्क जो उसमें रोटेशन प्रोवाइड करेगा, यानी कि उसकी एंगुलर पोजीशन को चेंज करेगा, इनर्शिया या मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसको अपोज करता है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का दूसरा नाम जो है वो रोटेशनल इनर्शिया है, क्योंकि वो रोटेशन की वजह से जो चेंज होगा उस चेंज को अपोज करता है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया की डेफिनेशन है द प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी। जैसे मास बॉडी की प्रॉपर्टी होती है, इसी तरह से ये भी बॉडी की प्रॉपर्टी होती है। द प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी बाय विर्च्यू, जिसकी वजह से बाय विर्च्यू ऑफ विच इट अपोजेस, ये अपोज करता है। किसको अपोज करता है? इट अपोजेस द टॉर्क, टॉर्क को अपोज करता है। और टॉर्क का क्या काम होता है? टेंडिंग टू चेंज इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट, चेंज इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट। तो जो टॉर्क है, टॉर्क क्या करने वाला है? चेंज करने वाला है। किसको? स्टेट ऑफ रेस्ट को। उसको ये अपोज करता है। और ऑफ यूनिफॉर्म रोटेशन, तो या तो रेस्ट की पोजीशन होगी या यूनिफॉर्म रोटेशन की पोजीशन होगी। तो या तो ये रेस्ट की स्टेट को अपोज करता है या यूनिफॉर्म रोटेशन की स्टेट को अपोज करता है। अबाउट एन एक्सिस, तो रोटेशन किसके अबाउट होगा? एक एक्सिस के अबाउट होगा। और ये जो प्रॉपर्टी है इज कॉल्ड रोटेशनल इनर्शिया और मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो इस प्रॉपर्टी को हम रोटेशनल इनर्शिया बोलते हैं या मोमेंट ऑफ इनर्शिया बोलते हैं। अब इसका फॉर्मूला देखिए कि इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया का क्या फॉर्मूला होता है। तो ये मास के ऊपर डिपेंड करता है, और वो जो मास है एक्सिस ऑफ रोटेशन से कितना दूर है उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो जैसे सपोज करिए कि कोई ऑब्जेक्ट है, उसके बहुत सारे कंपोनेंट कंसीडर कर लीजिए जिनके मास अलग अलग हैं और एक्सिस से भी अलग। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का क्या फॉर्मूला होता है। ये देखिए, जैसे कोई ऑब्जेक्ट है और ये इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन है, एक्सिस ऑफ रोटेशन, और इस ऑब्जेक्ट को हम इस एक्सिस के अबाउट ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट कर रहे हैं। अब इसका देखिए कि सब करिए कि ये पॉइंट है जिसका मास m1 है, एक दूसरा पॉइंट है जिसका मास m2 है, और एक ये तीसरा पॉइंट है जिसका मास m3 है। तो इसका जो हर एक पॉइंट है वो एक सर्कुलर मोशन को एग्जीक्यूट करेगा। अगर ये मूव करेगा तो सर्कुलर मोशन होगा इसके अबाउट, m2 सर्कुलर मोशन होगा और m3 का एक सर्कुलर मोशन होगा। तो सपोज करिए कि इसकी जो डिस्टेंस है वो r1 है और ये जो इसका सर्कल बनाएगा उसके अलोंग इसकी जो लीनियर वेलोसिटी है वो v1 के इक्वल है। इसी तरह से इसका जो सर्कल बनेगा इसके अलोंग v2 की वेलोसिटी होगी और एक्सिस ऑफ रोटेशन से इसकी जो डिस्टेंस है वो r2 है। इसी तरह से इस वाले पॉइंट की जो एक्सिस ऑफ रोटेशन से डिस्टेंस है वो r3 होगी और इसकी जो लीनियर वेलोसिटी है वो v3 होगी। तो सपोज करिए कि ये n मासेस से मिलके बना है,
इसका जो टोटल मास है उसके हम इसके n पार्ट कर सकते हैं, और सपोज करिए वो जो m पार्ट है m1 प्लस m2 से लेके mn तक, इस टोटल मास को हमने n पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, और उसकी जो डिस्टेंसेस है एक्सिस ऑफ रोटेशन से वो r1 r2 से लेके rn तक है। तो जो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक स्केलर क्वांटिटी है, तो हम उसको एल्जेब्राइकली ऐड कर सकते हैं। जैसे मास एक स्केलर क्वांटिटी है, इसी तरह से मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी एक स्केलर क्वांटिटी है। तो हम इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे, ये हो जाएगा m1 r1 स्क्वायर। तो मास को एक्सिस जो डिस्टेंस होगी उसके स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे। इसी तरह से दूसरे पॉइंट का जो होगा वो m2 इंटू r2 स्क्वायर होगा। ऐसे ही तीसरे पॉइंट का m3 इंटू r3 स्क्वायर होगा। अगला पॉइंट है mn, उसका mn इंटू rn स्क्वायर होगा। तो सब सारे जितने भी पार्टिकल्स हैं उन सब का इंडिविजुअल मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल के ऐड कर दीजिए, तो इस टोटल ऑब्जेक्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा, और इसका फॉर्मूला हो जाएगा समेशन mi i स्क्वायर। ये जनरल टर्म हो गया mi इंटू आर आई स्क्वायर, और i की वैल्यू कहां से कहां तक होगी, 1 से लेके n तक होगी। तो mr स्क्वायर समेशन mr स्क्वायर, तो इसलिए यूनिट हो गई किलोग्राम मीटर स्क्वायर। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया की यूनिट होती है किलोग्राम मीटर स्क्वायर। अब देखते हैं कि काइनेटिक एनर्जी और मोमेंट ऑफ इनर्शिया का क्या रिलेशनशिप होता है। रिलेशन बिटवीन रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया। रिलेशन बिटवीन रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो देखिए, अगर कोई ऑब्जेक्ट किसी एक्सिस के अबाउट ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है इस एक्सिस के अलोंग, तो इन सारे पार्टिकल्स में एक चीज कॉमन होगी, और वो होगी एंगुलर वेलोसिटी। तो इन सब की एंगुलर वेलोसिटी सेम होगी। तो जो फर्स्ट पार्टिकल है उसकी लीनियर वेलोसिटी, तो एंगुलर वेलोसिटी अगर सेम है तो टाइम पीरियड भी सेम होगा। उज्जवल भाई, तुम इतना लेट कैसे आते हो? हमेशा क्लास में आप लेट आते हो। सर वो वाईफाई प्रॉब्लम था अभी। मतलब रोज ही वो वाईफाई प्रॉब्लम होती है? हर क्लास में तो 5-7 मिनट लेट आते हो, उसका इंट्रोडक्शन निकल जाता है, फिर कम ही समझ में आता होगा। देखो, अभी हमने एक टॉपिक पढ़ा है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है जितने भी पार्टिकल्स होते हैं, वो करिए जो पूरा ऑब्जेक्ट है ये कई सारे पार्टिकल्स से मिलकर बना हुआ है, और ये जो पार्टिकल है ये m1 से लेके mn तक पार्टिकल्स हैं। तो इस पूरे ऑब्जेक्ट का जो मास होगा कैपिटल M, वो m1 प्लस m2 से लेके mn तक होगा। अभी जो m1 पार्टिकल है एक्सिस ऑफ रोटेशन से r1 डिस्टेंस पे है, जो m2 पार्टिकल है वो r2 डिस्टेंस पे है, और जो m3 पार्टिकल है वो r3 डिस्टेंस पे है। तो जब ये पूरा ऑब्जेक्ट एक ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से मूव करेगा, तो ये जितने भी पार्टिकल्स हैं ये इस एक्सिस के अबाउट सर्कुलर मोशन में चलेंगे, और इन सब की जो लीनियर वेलोसिटी है वो अलग अलग होगी, लेकिन सभी की एंगुलर वेलोसिटी सेम होगी। तो सर्कुलर मोशन में हमने पढ़ा है कि लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी का क्या रिलेशन होता है। तो ये रिलेशन होता है v इज इक्वल टू आर ओमेगा। तो v1 हो जाएगा r1 इंटू ओमेगा, v2 हो जाएगा r2 इंटू ओमेगा, v3 हो जाएगा r3 इंटू ओमेगा, और इसी तरह से vn हो जाएगा rn इंटू ओमेगा। तो इन सारे पार्टिकल्स में देखिए क्या सबकी लीनियर वेलोसिटी अलग अलग है। सभी की लीनियर वेलोसिटी अलग अलग है, लेकिन सभी की एंगुलर वेलोसिटी सेम है। ठीक है, तो हम इन सब की काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे। तो जितने भी पार्टिकल्स हैं उन सब की काइनेटिक एनर्जी अलग अलग कैलकुलेट कर लीजिए और ऐड कर दीजिए। तो जो काइनेटिक एनर्जी है वो भी एक क्वांटिटी है, तो उसमें डायरेक्शन तो कुछ होगी नहीं, तो आप एल्जेब्राइकली उसको ऐड कर सकते हो, और काइनेटिक एनर्जी कभी नेगेटिव भी नहीं हो सकती। तो जो फर्स्ट पार्टिकल है उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, हाफ m1 v1 स्क्वायर। जो सेकंड पार्टिकल है उसकी काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी हाफ m2 v2 स्क्वायर, और लास्ट है उसकी काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी हाफ mn vn स्क्वायर। तो ये जो v1 v2 है सब वैल्यूज इसमें सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, तो v1 हो जाएगा r1 इंटू ओमेगा, इसी तरह से v2 हो जाएगा r2 इंटू ओमेगा, और लास्ट में हो जाएगा
mn rn इंटू ओमेगा स्क्वायर। तो अब सब में क्या आएगा, हाफ सभी के अंदर से कॉमन आ जाएगा और ओमेगा स्क्वायर सभी के अंदर से कॉमन आ जाएगा। तो हाफ ओमेगा स्क्वायर सब में से हमने कॉमन निकाल लिया, तो इसमें से बचेगा m1 r1 स्क्वायर, फिर दूसरा बचेगा m2 r2 स्क्वायर और लास्ट में ये mn इंटू rn स्क्वायर आ जाएगा। और ब्रैकेट के अंदर ये जो एक्सप्रेशन आया है m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर टिल mn rn स्क्वायर, ये एक्सप्रेशन किसका है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का। ये सारा जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट का सम है, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया के इक्वल। तो ये जो पूरा ब्रैकेट है इसको हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिख सकते हैं। तो जो काइनेटिक एनर्जी है उसका फॉर्मूला हो गया हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। ये रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी है। तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी में आप ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी से इसका एनालॉगी देखिए, इसका एनालॉगी है हाफ एम वी स्क्वायर। तो जैसा ट्रांसलेटरी मोशन में काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है, बिल्कुल उसी तरह से रोटेशनल मोशन में भी काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है। तो मास की प्लेस पे c आ गया और स्पीड की प्लेस पे एंगुलर स्पीड आ गई। तो जहां पे v स्क्वायर था वहां पे ओमेगा स्क्वायर आ गया। तो फॉर्मूला याद करना बड़ा सिंपल है, जितने भी रोटेशनल मोशन के फॉर्मूले हैं वो बिल्कुल ट्रांसलेशनल मोशन जैसे हैं। तो बस उसमें ये ध्यान रखना है कि किसकी प्लेस पे क्या आएगा। जैसे मास की प्लेस पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा और लीनियर स्पीड की प्लेस पे एंगुलर स्पीड आएगी। तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हो गया हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। अब देखिए इसके बाद टॉपिक है रेडियस ऑफ गायरेशन। रेडियस ऑफ गायरेशन, तो रेडियस ऑफ गायरेशन का फॉर्मूला देखिए। ये सब जो पीडीएफ भेजी है उसमें सब लिखा हुआ है बेटा। नेक्स्ट टॉपिक है रेडियस ऑफ गायरेशन। तो रेडियस ऑफ गायरेशन देखिए क्या है, ये एक बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट है जिसमें बहुत सारे पार्टिकल्स हैं। अगर हम एक ऐसा पार्टिकल कंसिडर करें कि इस सारे मास को, जो भी इसका टोटल मास है m इज इक्वल टू m1 प्लस m2 टिल mn, तो हम इसको अगर किसी पॉइंट पे रख सके, सपोज करो हमने इस पॉइंट पे रख दिया इस तरह से कि इसका इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, अगर ये डिस्टेंस सपोज करिए k है, तो इस सिंगल पार्टिकल का इस टोटल मास को हमने इस पॉइंट पे रख दिया कि इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो इस पूरे बॉडी के मोमेंट ऑफ इनर्शिया के इक्वल होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि इस पूरी बॉडी के मास को हमने एक पॉइंट मास की तरह ट्रीट करके पी पॉइंट पे रख दिया, जिससे इसकी डिस्टेंस k है। अगर इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके मोमेंट ऑफ इनर्शिया के इक्वल होगा, तो ये जो k डिस्टेंस है सारा मास है ये पॉइंट पे रखा हुआ है, जितना उस पॉइंट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, अगर इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी उतना है, तो जो इसका रेडियस होगा यानी कि इसके एक्सिस से जो इसकी डिस्टेंस होगी, दैट इज कॉल्ड रेडियस ऑफ गायरेशन। तो अगर ये i डैश i के इक्वल है, नाउ इफ k इज इक्वल टू रेडियस ऑफ गायरेशन, अगर k रेडियस ऑफ गायरेशन के इक्वल होगा तो i डैश की वैल्यू i के इक्वल हो जाएगी। अब i डैश की वैल्यू कितनी है, m इंटू के स्क्वायर, और i की वैल्यू कितनी है m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर टिल mn rn स्क्वायर। ठीक है, अब आप देखिए कि अगर m1 m2 mn ये सब इक्वल हो जाएं, m1 m2 और mn सबको हम m के इक्वल कंसीडर कर लें, तो जो टोटल मास है m वो किसके इक्वल हो जाएगा, m प्लस m n टाइम्स हो जाएगा। तो जो टोटल मास है उसकी वैल्यू हो जाएगी m इंटू n। तो हम ये जो कैपिटल M है इसकी प्लेस पे लिख सकते हैं m इंटू n, और ये k स्क्वायर, ये m r1 स्क्वायर हो गया, ये m r2 स्क्वायर हो गया
टिल m rn²। और इस पूरी इक्वेशन को अगर m से डिवाइड कर दें, ये m ये m ये m ये m सब कैंसिल हो गए, तो k² की वैल्यू हो जाएगी r1² प्लस r2² टिल rn² डिवाइडेड बाय n। और k की वैल्यू निकालेंगे तो k की वैल्यू आ जाएगी k इज इक्वल टू अंडर रूट r1² प्लस r2² प्लस rn² डिवाइडेड बाय n। ये रेडियस ऑफ गायरेशन का फॉर्मूला हो गया। लेकिन इस फॉर्मूले में एक कंडीशन है कि जितने भी पार्टिकल्स हैं उन सबका मास हमने इक्वल लिया हुआ है, ठीक है। तो n पार्टिकल्स का मास अगर इक्वल होगा और उनके जो डिस्टेंसेस है r1 r2 r होगी, तब ये रेडियस ऑफ गायरेशन का फॉर्मूला होगा। अदरवाइज आपको ये याद रखना है कि i डैश i के इक्वल होगा, जहां पे i इज इक्वल टू टोटल मास इनटू k² के इक्वल होगा। तो ये जो k है इसको हम बोलते हैं k इज कॉल्ड रेडियस ऑफ गायरेशन। फिर से एक बार समझ लीजिए, अगर कोई ऑब्जेक्ट है उसको हम एक पॉइंट मास से कंपेयर करें और एक पर्टिकुलर एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस पॉइंट मास के मोमेंट ऑफ इनर्शिया के इक्वल है, तो ये वाली जो डिस्टेंस होगी, दिस डिस्टेंस इज कॉल्ड रेडियस ऑफ गायरेशन। देखिए, मोमेंट ऑफ इनर्शिया को कंपेयर करने के लिए दो थ्योरम्स होते हैं, थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस और थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस। ये जो दोनों थ्योरम्स हैं इस बार सिलेबस में नहीं है, लेकिन इनके बिना हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया के फॉर्मूले याद नहीं कर सकते। तो इनका प्रूफ इस बार सिलेबस में नहीं आएगा, लेकिन इसका जो स्टेटमेंट है उसको पढ़ना ही पड़ेगा। तो सीबीएसई ने क्या किया, ये छोड़ भी दिया कि ये एग्जाम में नहीं आएगा और इसके बिना काम भी नहीं चलेगा, मतलब इसको पढ़ना भी पड़ेगा। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसका जो प्रूफ है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये जो थ्योरम है वो आपको समझनी ही पड़ेगी। तो ये दो थ्योरम्स हैं जहां पे हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया को कंपेयर करते हैं। एक है थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस और दूसरा है थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस। तो पहली थ्योरम देखिए, थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस क्या होता है। थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस, सपोज करिए कि ये कोई ऑब्जेक्ट है और इसमें हम ऐसे एक, ये एक्सिस हो गया, ये सपोज करिए कि एक्स एक्सिस है और इसके अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो आई एक्स है। एक दूसरा एक्सिस है जो इसके परपेंडिकुलर है, ये दूसरा एक्सिस है, ये सपोज करिए कि वाई एक्सिस है और इसके अबाउट इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो आई वाई है। ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। तो इन दोनों के परपेंडिकुलर एक तीसरा एक्सिस है, ये इन दोनों के परपेंडिकुलर एक तीसरा एक्सिस है। अगर इस ऑब्जेक्ट को हम इसके अबाउट रोटेट कराएं तो इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो आई जेड है। ये आई एक्स गिवन है, आई वाई गिवन है, तो हम आई जेड को कैसे कैलकुलेट करेंगे, आई जेड हमें कैलकुलेट करना है। तो इन तीनों में रिलेशन होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्सिस व्हिच इज परपेंडिकुलर टू टू परपेंडिकुलर एक्सिस। तो देखिए इसमें क्या कंडीशन है, ये दोनों एक्सिस एक दूसरे के परपेंडिकुलर होना चाहिए और जिसके अबाउट हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल रहे हैं वो इन दोनों के परपेंडिकुलर होना चाहिए। मतलब ये एक्स एक्सिस के भी परपेंडिकुलर होगा और जेड एक्सिस के भी परपेंडिकुलर होगा, वाई एक्सिस के भी परपेंडिकुलर होगा। तो इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो इन दोनों के सम के इक्वल होगा, यानी कि आई जेड की वैल्यू किसके इक्वल होगी, आई एक्स प्लस आई वाई के इक्वल। तो अगर आपको किसी ऑब्जेक्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक एक्सिस के अबाउट पता है, दूसरे एक्सिस जो कि उसके परपेंडिकुलर है वो पता है, तो आप एक ऐसे एक्सिस के परपेंडिकुलर, ऐसे एक्सिस जो उन दोनों के परपेंडिकुलर है उसके अबाउट उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता कर सकते हैं। तो जो दो परपेंडिकुलर एक्सिस हैं उन दोनों के परपेंडिकुलर एक तीसरा एक्सिस है, उसके अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो इन दोनों के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा उसके सम के इक्वल होगा।
ठीक है, तो बड़ा आसान है, इसमें कंडीशन को ध्यान रखना है। ये जो गिवन एक्सिस है वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होने चाहिए और जिसके अबाउट जो रिक्वायर्ड एक्सिस जिसके अबाउट आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना है वो इन दोनों के परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो हम ये फॉर्मूला लगा सकते हैं आई जेड इज इक्वल टू आई एक्स प्लस आई वाई। जब फॉर्मूले हम डिराइव करेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया के तो उसमें इसका यूज होगा, तो फिर ये समझ में आएगा कि इसको किस तरह से अप्लाई करते हैं। और ये जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है ये किसका है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ प्लेन लैमिना। ठीक है, तो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक प्लेन का होना चाहिए। ऑफ अ प्लेन लैमिना। ठीक है, ये एक प्लेन है और इसकी जो थिकनेस है वो यूनिफॉर्म है। तो यूनिफॉर्म थिकनेस का जो कोई प्लेन होगा उसको हम एक प्लेन लैमिना बोलेंगे और उसकी वैल्यू आई जेड इज इक्वल टू आई एक्स प्लस आई वाई के इक्वल होगी। अब दूसरा देखिए थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस। थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस क्या होता है? तो आपको सिर्फ इसका स्टेटमेंट याद रखना है। थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस, इसमें दो पैरेलल एक्सिस होते हैं। जैसे ये सपोज करिए कि कोई प्लेन लैम्डा है और ये इसका सेंटर ऑफ मास है। सी इज सेंटर ऑफ मास। इसके अबाउट इसका एक एक्सिस ऑफ रोटेशन है। तो इस एक्सिस के अबाउट जो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो आई सी ओ एम के इक्वल है, यानी कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ मास। एक दूसरा एक्सिस है, ये एक दूसरा एक्सिस है जिसके अबाउट हमें इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना है, मतलब आई को हमें कैलकुलेट करना है। ये रिक्वायर्ड एक्सिस और गिवन एक्सिस थ्रू सेंटर ऑफ मास। तो सेंटर ऑफ मास से जो एक्सिस पास करता है इन दोनों के बीच की डिस्टेंस गिवन है। ये वाली जो डिस्टेंस है वो डी है। इस पूरे ऑब्जेक्ट का मास गिवन है m। तो हमें ये बताना है कि I में और ICOM मोमेंट ऑफ इनर्शिया रिक्वायर्ड विच इज पैरेलल टू एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास। तो दो एक्सिस हैं, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होने चाहिए और जो सेंटर ऑफ मास से जाने वाला जो एक्सिस है उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें पता है I सेंटर ऑफ मास ICOM और I की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है। तो ये जो I की वैल्यू है ये किसके इक्वल होगी? मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ मास प्लस m इंटू डी स्क्वायर। ठीक है, d ये वाला डिस्टेंस है, d इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू पैरेलल एक्सिस। तो इसमें कंडीशन क्या है? इसमें कंडीशन है कि जो रिक्वायर्ड एक्सिस है वो उस एक्सिस के पैरेलल होना चाहिए जो सेंटर ऑफ मास से जाता है। ऐसा नहीं है कि किन्हीं भी दो पैरेलल उसमें आप फॉर्मूला लगा सकते हैं पैरेलल एक्सिस में। उसमें एक कंडीशन होती है कि जो एक एक्सिस है वो सेंटर ऑफ मास से पास होना चाहिए, तभी हम इसमें ये फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा कि ये दो पैरेलल एक्सिस तो होने ही चाहिए लेकिन एक एक्सिस इसके सेंटर ऑफ मास से पास होना चाहिए, इसलिए इसमें ICOM लिखा है। आगे देखिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रिंग। रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करते हैं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रिंग। रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस थ्रू सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन। मतलब जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है वो सेंटर से पास करेगा और उस रिंग के प्लेन के परपेंडिकुलर होगा। तो जैसे सपोज करिए कि ये कोई रिंग है, ये कोई रिंग है, ये इसका सेंटर हो गया, तो इसके प्लेन के परपेंडिकुलर इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ये इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन है। इसका जो टोटल मास है वो m है, रिंग का मास दिया हुआ है m और इसका जो रेडियस है r दिया हुआ है और ये जो थिकनेस है ये बहुत कम है। तो आप देखिए कि जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का जो फॉर्मूला होता है I इज इक्वल टू समेशन mr स्क्वायर होता है।
और इसमें जो I की वैल्यू है वो 1 से लेके n तक जाती है। लेकिन अगर पार्टिकल्स नहीं है, इस तरह का रिंग है उसके अंदर पार्टिकल्स नहीं है, तो हम छोटे छोटे इस तरह के पार्टिकल्स बना सकते हैं। जैसे ये इसका एक एलिमेंट हो गया dm, ठीक है। तो ये जो पार्टिकल्स हैं ये कंटिन्यूअस हैं। जब ये कंटिन्यूअस होते हैं तो हम इसमें ये जो m है इसकी जगह dm यूज कर सकते हैं, इसकी जो डिस्टेंस है उसको r यूज कर सकते हैं, ठीक है, और इंटीग्रेट कर देंगे। इसमें जो वेरिएबल है वो इस मास के टर्म्स में आएगा कि dm की वैल्यू हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम इसका मास कैलकुलेट कर पाएंगे dm, और उसमें जो वेरिएबल है वो फिर आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम dm की वैल्यू निकालते हैं। ये जो मास है ये इतनी सरकमफेरेंस है 2 पाई r, ठीक है। तो dm का मास कितना होगा? तो मास ऑफ लेंथ 2 पाई r ऑफ रिंग, तो रिंग की इतनी लेंथ का जो मास है वो m दिया हुआ है, तो मास ऑफ यूनिट लेंथ कितना होगा? यानी कि 1 यूनिट लेंथ का मास कितना होगा? m/2 पाई r। और इसकी जो लेंथ है अगर उसको हम x कंसिडर कर लें, इसकी जो लेंथ है उसको अगर x कंसिडर कर लिया जाए, dx कंसिडर कर लिया जाए, तो dx लेंथ का मास कितना होगा? तो मास ऑफ dx तो हो जाएगा m/2 पाई r इंटू dx। तो dx यूनिट का जो मास है वो dm है, तो dm की वैल्यू हो गई m/2 पाई r इंटू dx। तो इसकी जो लेंथ है वो हमने dx सपोज कर ली कि dx इसकी लेंथ, तो इसमें dm की वैल्यू पुट कर दीजिए। dm की वैल्यू कितनी होगी? dm की वैल्यू हो गई m/2 पाई r इंटू dx, ठीक है। और इस पार्टिकल का जो डिस्टेंस है वो रेडियस के इक्वल होगा, तो इंटू r स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा। तो m/2 पाई r इंटू r स्क्वायर इंटू dx, r से इसकी एक बार कैंसिल हो जाएगी, तो ये m इंटू r/2 पाई dx, ठीक है। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे और इंटीग्रेट करके x की वैल्यू कहां से कहां तक हो, तो x को अगर देखोगे तो अगर किसी भी पॉइंट पे हम x को 0 लेते हैं तो ये पूरा ऐसे घूम के x की वैल्यू 0 से लेके 2 पाई r तक हो जाएगी। तो ये 0 से लेके 2 पाई r, तो ये mr/2 पाई, ये तो कांस्टेंट है, बाहर आ गया, अंदर बचेगा dx या 1 इंटू dx, और 1 का इंटीग्रेशन होता है x, तो ये mr/2 पाई x, और लिमिट्स हो गई 0 से लेके 2 पाई r तक, तो ये हो गया mr/2 पाई, और ये 2 पाई r माइनस 0, तो ये 2 पाई से 2 पाई कैंसिल हो जाएगा, और ये mr स्क्वायर के इक्वल। ये तो हमने फॉर्मूले से इसका डेरिवेशन किया कि इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो mr स्क्वायर के इक्वल होता है, लेकिन आप इसको ऐसे ही थ्योरेटिकली समझ सकते हो कि इसका फॉर्मूला mr स्क्वायर क्यों होता है। देखो ये जो जैसे dm है, ऐसे ही इसके इनफाइनाइट पार्ट्स कर लोगे और हर एक का मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम होगा dm इंटू आर स्क्वायर। तो जब dm इंटू आर स्क्वायर प्लस dm इंटू आर स्क्वायर प्लस dm इंटू आर स्क्वायर को आप ऐड करोगे तो आर स्क्वायर तो कॉमन आ जाएगा, और जितने भी dm होंगे उन सबका मास m के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो क्योंकि हम इसको इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं और सब r डिस्टेंस पे है इससे, तो सबका मोमेंट ऑफ इनर्शिया m इंटू आर स्क्वायर के यानी कि dm इंटू आर स्क्वायर के इक्वल होगा। उन सबको जो ऐड कर दोगे तो आर स्क्वायर कॉमन लेने के बाद जितने भी मास के पार्ट्स होंगे dm प्लस dm प्लस dm इनफाइनाइट टाइम्स, तो उसका जो टोटल सम है वो कैपिटल M के बराबर आ जाएगा। तो जो एक पॉइंट मास का होता है, क्योंकि इसमें सिमेट्री है, तो इसका भी पॉइंट मास जैसा ही फॉर्मूला होगा m इंटू आर स्क्वायर। अब इनमें एक्सिस बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, आप इसको इस एक्सिस के अबाउट ऐसे रोटेट कर सकते हो, है ना, ये इस एक्सिस के अबाउट रोटेट कर सकता है। फिर आप इसके अगर इस वाले पॉइंट को फिक्स कर दो तो ये उस पॉइंट के अबाउट भी रोटेट कर सकता है। तो जैसे जैसे हम इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन चेंज करेंगे उसी हिसाब से इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी चेंज होता चला जाएगा, ठीक है।
अब इसके बाकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम कैलकुलेट करते हैं। डायमीटर के अक्रॉस कितना होगा, तो मोमेंट ऑफ रिंग अबाउट एनी डायमीटर, तो रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा किसी भी डायमीटर के अलोंग। तो अगर हम किसी डायमीटर के अलोंग इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करते हैं तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? About an axis through diameter, through any diameter, तो इसको हम लिखेंगे ID। तो हम क्या करते हैं कि इसके दो डायमीटर कंसिडर करते हैं, एक ये डायमीटर हो गया, एक ये डायमीटर हो गया, और ये जो दोनों डायमीटर्स हैं ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। अब क्योंकि रिंग सिमेट्रिकल है तो जैसा इस डायमीटर के अबाउट इसका रोटेशन का बिहेवियर होगा वैसे ही इस डायमीटर के अबाउट इसके रोटेशन का बिहेवियर होगा। तो किसी भी डायमीटर के अलोंग इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो सेम ही रहेगा। इसके अबाउट देखोगे तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आईडी रहेगा, इसके अबाउट देखोगे तब भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया आईडी रहेगा। और ये जो एक्सिस है ये आई, ये इन दोनों के परपेंडिकुलर है। ये एक्सिस क्योंकि प्लेन के परपेंडिकुलर है तो इस वाले डायमीटर के भी परपेंडिकुलर होगा और इस वाले डायमीटर के भी परपेंडिकुलर होगा। तो बाय थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस, तो अगर हम इसमें परपेंडिकुलर एक्सिस का थ्योरम लगाते हैं तो ये वाला जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है ये इन दोनों के सम के बराबर होगा, यानी कि आईडी प्लस आईडी के इक्वल। तो ये हो जाएगा I इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ID और ID की वैल्यू हो जाएगी हाफ ऑफ I। तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो हमने पहले ही कैलकुलेट करा हुआ है, mr स्क्वायर के इक्वल है। तो डायमीटर के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो हाफ mr स्क्वायर के इक्वल होगा। तो इस वाले एक्सिस के अबाउट mr स्क्वायर और इस एक्सिस के अबाउट इसको रोटेट करना हो तो हाफ m स्क्वायर, इस एक्सिस के अबाउट रोटेट करना हो तो भी हाफ mr स्क्वायर। तो डायमीटर के अलोंग अगर कोई एक्सिस ऑफ रोटेशन है तो उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया हाफ mr स्क्वायर के इक्वल होगा। और अगर सेंटर से पास होता है और प्लेन के परपेंडिकुलर एक्सिस है तो उसका mr स्क्वायर के इक्वल होगा। इसमें और भी कई सारे एक्सिस बनाए जा सकते हैं। अब देखिए कि अगर हम इसकी एक टेंजेंट के अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालें तो देखिए जैसे सपोज करिए कि कोई प्लेन है, इस प्लेन में ये एक रिंग है, ठीक है। तो इसका इस वाले पॉइंट पे एक हमने एक टेंजेंट बनाई, इस टेंजेंट के अबाउट हमें इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। तो ये टेंजेंट इसकी दो तरह से बन सकती है, एक तो पैरेलल टू प्लेन और एक परपेंडिकुलर टू प्लेन। तो ऐसे भी टेंजेंट बन सकते हैं और ऐसे परपेंडिकुलर भी टेंजेंट बन सकती है। तो ये वाली जो टेंजेंट है ये प्लेन के अंदर है, ठीक है। तो आप देखिए कि ये इस वाले डायमीटर के पैरेलल होगी, तो इसके पैरेलल हम एक डायमीटर बना सकते हैं और इसके अबाउट हमें इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताएं हाफ mr स्क्वायर। ये जो एक्सिस है ये इसके पैरेलल है और r डिस्टेंस पे है, क्योंकि ये इसकी टेंजेंट है तो इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो r के बराबर होगी। तो इसका सेंटर ऑफ मास, ये जो रिंग है इसका सेंटर ऑफ मास इसके सेंटर से पास करेगा और इसके सेंटर से जाने वाला एक एक्सिस है जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें पता है हाफ mr स्क्वायर। हमें एक दूसरे एक्सिस के अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है जो कि इसके पैरेलल है। तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम हम इसमें लगा सकते हैं। पैरेलल एक्सिस थ्योरम की कंडीशन होती है कि उसमें एक एक्सिस सेंटर ऑफ मास से पास होना चाहिए। तो आप देखिए कि इसमें ये वाला जो एक्सिस है ये इसके सेंटर ऑफ मास से पास कर रहा है, तो हम इसमें पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा सकते हैं। तो इसमें जब आप पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाओगे तो ये IT किसके बराबर हो जाएगा, ID प्लस m इंटू डी स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा। d ये वाली डिस्टेंस है where d इज इक्वल टू r। दोनों पैरेलल एक्सिस के बीच की जो डिस्टेंस है वो कैपिटल R के इक्वल है। तो इसमें आप इसकी वैल्यू डालिए, ये हाफ mr स्क्वायर हो गया प्लस m, d की वैल्यू डालिए ये r स्क्वायर हो गया, ये हाफ mr स्क्वायर और mr स्क्वायर ये किसके इक्वल हो जाएगा 3/2 mr स्क्वायर के इक्वल। अगर हम ऐसी टेंजेंट बनाते हैं जो इस प्लेन के परपेंडिकुलर है, यहाँ पे टेंजेंट हमने बनाई ये IT डैश और इसके अबाउट हमें इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए, तो फिर हमें इस वाले एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना पड़ेगा और इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है mr स्क्वायर। तो इस वाली टेंजेंट
हाँ बेटा क्या हुआ? शिवा क्या कह रहे थे बेटा? सर वो mr²। हाँ ये mr² हो गया। तो हम ये वाला जब फॉर्मूला लगाएंगे तो सेंटर ऑफ मास से जाने वाला mr² हो गया, और इसमें md² ऐड करेंगे, dr के इक्वल है तो ये mr², तो mr² प्लस mr² कितना हो जाएगा? 2mr²। तो जो टेंजेंट प्लेन में होगी उसका तो 3/2mr² होगा, और जो प्लेन के परपेंडिकुलर टेंजेंट होगी उस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2mr² के इक्वल होगा। जो सेंटर से पास करेगा उसके अबाउट mr², और जो डायमीटर के अक्रॉस होगा, डायमीटर से पास करेगा उसका हाफ mr² हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम एक मोमेंट ऑफ इनर्शिया से दूसरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये था मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रिंग। अब है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ यूनिफॉर्म सर्कुलर डिस्क। डिस्क और रिंग में क्या फर्क है? जो डिस्क है वो प्लेट की तरह होती है, उसमें पूरे में सरफेस होती है, बीच में से खाली नहीं होता, और जो रिंग है उसकी विड्थ काफी कम होती है और ये बीच में से खाली होता है, उसको हम रिंग बोलते हैं। तो डिस्क हो गया प्लेट की तरह, और रिंग तो आप समझते ही हैं। तो एक यूनिफॉर्म थिकनेस की प्लेट का या डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे कैलकुलेट करेंगे? मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ डिस्क। तो डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखिए कैसे कैलकुलेट करेंगे। ये जो डिस्क है इसके सेंटर ऑफ मास से जाने वाला मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, जो कि इसके प्लेन के परपेंडिकुलर है। ये वाला मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें कैलकुलेट करना है। तो आप ऐसा कंसीडर कर सकते हैं कि जो डिस्क है बहुत सारी रिंग से बनी है। जैसे हमने एक रिंग यहाँ पे क्रिएट कर दी, ये एक रिंग हो गई। तो हम एक डिस्क को कई सारी रिंग्स में ब्रेक कर सकते हैं, और अगर हम सारी रिंग्स का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल के उसको ऐड कर दें कंटिन्यूअसली, यानी कि इंटीग्रेशन से अगर हम ऐड कर दें तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाए। ठीक है, इसका जो टोटल मास है डिस्क का, तो मास ऑफ डिस्क है m, और जो ये एलिमेंट्री रिंग है, मास ऑफ एलिमेंट्री रिंग, तो हमने इसका एक एलिमेंट बना लिया है, और जो रिंग बनेगा इसका एलिमेंट, उसके मास को हम dm से डिनोट कर रहे हैं। ठीक है, तो जो रेडियस है, ये जो टोटल रेडियस है ये तो r के इक्वल है, और ये जो एलिमेंट्री रिंग है इसकी रेडियस x के इक्वल है। इसके रेडियस को हमने x कंसीडर कर लिया, और जो इसकी थिकनेस होगी, ये जो थिकनेस है ये x का एक छोटा सा पार्ट होगा, क्योंकि थिकनेस बहुत कम होगी, तो इसको हम dx से अज्यूम कर रहे हैं कि इसकी जो थिकनेस है वो dx के इक्वल होगी। तो क्या आप बता सकते हो कि इस रिंग का एरिया कितना होगा? ये जो रिंग है इसका एरिया कितना होगा? इस एरिया को कैलकुलेट कर सकते हो बेटा, कितना होगा? तो अगर मैं इसको बीच में से कट कर दूं, यहां से मैंने इसको कट कर दिया ऐसे, और फिर इसको खोल दिया, तो ये जो एलिमेंट्री रिंग है वो क्या बन जाएगा? एक रेक्टेंगल बन जाएगा। इसकी जो सरकमफेरेंस है वो इसके लेंथ के बराबर हो जाएगी 2πx, और जो इसकी विड्थ है वो इसकी ब्रेथ के बराबर हो जाएगी, यानी कि dx के बराबर। तो जो एलिमेंट्री रिंग है इसका एरिया कितना हो जाएगा? लेंथ इंटू ब्रेथ, यानी कि 2πx इंटू dx के बराबर इसका एरिया आ जाएगा। अब मुझे एक क्वेश्चन का जवाब दो कि अगर इस पूरे डिस्क का मास m है, तो अगर एरिया के अकॉर्डिंग हम इसको डिवाइड कर सकते हैं या नहीं? अगर इसका आधा एरिया ले लिया जाए तो मास भी हाफ हो जाएगा या नहीं? सर हो जाएगा मास की हाफ। क्योंकि ये यूनिफॉर्म थिकनेस की डिस्क है, तो आप अगर जिस रेशो में इसका एरिया डिवाइड करोगे उसी रेशो में इसका मास भी डिवाइड हो जाएगा। तो इसका टोटल एरिया कितना है? तो मास ऑफ एरिया πr²,
तो अगर हम इसका टोटल एरिया लेते हैं पाई आर स्क्वायर, तो इसका मास दिया हुआ है m, तो मास ऑफ एरिया 1 यूनिट, अगर हम इसका एरिया 1 यूनिट लेते हैं तो इसका मास हो जाएगा m अपॉन पाई आर स्क्वायर। और अगर हम इसका मास लेते हैं, मास ऑफ एरिया dA, यानी कि 2 पाई x इंटू डी एक्स, तो इतने एरिया का मास कितना होगा? यूनिटरी मेथड लगा दीजिए, तो m अपॉन पाई आर स्क्वायर इंटू 2 पाई x इंटू डी एक्स, ये पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, तो 2m अपॉन आर स्क्वायर इंटू एक्स इंटू डी एक्स हो जाएगा। करेक्ट है। अब ये जो रिंग है, रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा? रिंग के मोमेंट ऑफ इनर्शिया को हमने DI लिखा, इसके अबाउट रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा, आप बताइए जरा रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा? हमने रिंग का मास कैलकुलेट कर लिया, रिंग का मास है 2m अपॉन आर स्क्वायर इंटू एक्स डी एक्स, आप इसको dm से डिनोट कर सकते हैं। अगर रिंग का मास dm है और इसके एक्सिस ऑफ रोटेशन से इसके डिस्टेंस x है, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा इस एक्सिस के अबाउट? अभी हमने इससे पहले रिंग का डेरिवेशन किया था, रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया का क्या फॉर्मूला था इस वाले एक्सिस के अबाउट, जो कि सेंटर ऑफ मास से पास करता है? सर mr स्क्वायर। mr स्क्वायर, और डायमीटर के अक्रॉस फिर हमने निकाला था हाफ mr स्क्वायर है। तो जो रिंग का फॉर्मूला है mr स्क्वायर, उसमें लगाइए, रिंग के मास की जगह dm यूज करिए और रेडियस की जगह x। ठीक है, तो रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा? मास यानी कि dm और इसकी रेडियस हो जाएगी x, तो ये x स्क्वायर हो गया। इसमें कोई डाउट है किसी को बेटा? नो। इसमें dm की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, तो dm हो जाएगा 2m अपॉन आर स्क्वायर इंटू एक्स इंटू डी एक्स, और इसको x स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है, तो ये आ जाएगा 2m अपॉन आर स्क्वायर इंटू एक्स क्यूब इंटू डी एक्स। ये एक रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया। ठीक है, ऐसे ऐसे जितनी भी रिंग है, अगर उन सबका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम ऐड कर दें तो पूरी डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा। ठीक है, उसमें x वेरिएबल होगा, जो रिंग दूर होगी तो x की वैल्यू कहां से कहां स्टार्ट होगी? 0 से, और कहां तक जाएगी? r तक। तो x वेरिएबल है, हर एक डिस्क के लिए x की वैल्यू बदल जाएगी, और x की मिनिमम वैल्यू 0 होगी और मैक्सिमम वैल्यू r होगी। तो जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क है I, वो किसके इक्वल हो जाएगा? इंटीग्रेशन ऑफ डी आई, और उसमें x की वैल्यू 0 से लेके r तक वेरी करेगी। तो x 0 से लेके r तक हो गया, और di की वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, तो 2m अपॉन आर स्क्वायर इंटू एक्स क्यूब इंटू डी एक्स, और इसमें सिर्फ ये वाला पार्ट वेरिएबल है, जो 2m अपॉन आर स्क्वायर है वो कांस्टेंट है, तो 2m अपॉन आर स्क्वायर को बाहर निकालो, ये 2m अपॉन आर स्क्वायर होगा। एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन हो जाएगा x इज पर 4/4, और इसमें लिमिट्स रखेंगे 0 से लेके r तक। ठीक है, तो ये 2 से 4 कट जाएगा 2 टाइम्स, ये हाफ mr स्क्वायर हो गया, और इसमें लिमिट सब्स्टिट्यूट करेंगे तो x की प्लेस पे r इज पर 4 माइनस 0, ये r स्क्वायर से r इज पर 4 कैंसिल हो जाएगा, और इसकी वैल्यू आ जाएगी हाफ mr स्क्वायर। तो इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो हाफ mr स्क्वायर होगा। तो देखिए, रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता था mr स्क्वायर, और इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो हाफ mr स्क्वायर हो गया। अच्छा, ये बताइए कि अगर कोई हॉलो सिलेंडर है, ये जैसे हॉलो सिलेंडर है, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा? इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताइए, जरा सोच के बताइए। r इसकी रेडियस है, तो जो हॉलो सिलेंडर है क्या वो रिंग नहीं है? हॉलो सिलेंडर भी रिंग ही होता है ना, बस उसकी विड्थ ज्यादा होती है। ये विड्थ ज्यादा है तो ये भी रिंग, तो इसका भी रिंग वाला फॉर्मूला होगा हाफ mr स्क्वायर।
और जो सॉलिड सिलेंडर होगा उसका डिस्क वाला फॉर्मूला होगा हाफ mr²। तो जो हॉलो सिलेंडर है दैट इज अ रिंग, तो उसमें रिंग वाला फॉर्मूला लगाएंगे, और जो सॉलिड सिलेंडर होगा उसमें डिस्क वाला फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, अब इसमें भी इसी तरह से वेरिएशन होगा। इसका डायमीटर के अक्रॉस निकालना है कितना होगा, फिर टेंजेंट के अक्रॉस निकालना है। तो आप सोच के बताइए जरा, मैं अब लिख रहा हूं, आप सोच के बताइएगा कितना हो जाएगा। तो अगर ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिया हुआ है हाफ mr² डिस्क का, तो डायमीटर के अक्रॉस कितना हो जाएगा? देखिए बेटा, ये डिस्क है, ये इसके सेंटर ऑफ मास से जाने वाला एक एक्सिस है, इसका हाफ mr² है, तो इसके डायमीटर के अक्रॉस कितना होगा? क्या रिलेशन बनेगा बेटा? एक और डायमीटर बना दीजिए, जितना इस डायमीटर के अक्रॉस होगा उतना इस डायमीटर के अक्रॉस होगा, ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर। तो ये जो I है ये किसके बराबर हो जाएगा? ID प्लस ID के बराबर हो जाएगा, यानी कि ट्वाइस ऑफ ID। तो ID की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी? I/2 के इक्वल। तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके हाफ के इक्वल हो जाएगा, यानी कि इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा 1/4 mr²। क्लियर है बेटा? यस सर। फिर इसके सपोज करो इस वाली टेंजेंट के अक्रॉस निकालना है जो कि प्लेन के परपेंडिकुलर है, तो इसमें पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा दीजिए। तो हाफ mr² तो इसका है ही सेंटर ऑफ मास का, और ये डिस्टेंस r के इक्वल है, तो ये mr², तो इसका हो गया 3/2 mr²। इस वाली टेंजेंट के अक्रॉस अगर आपको निकालना है, इस वाली टेंजेंट के अक्रॉस जो कि प्लेन के अंदर होगी, तो जितना इस डायमीटर का होगा उसमें पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा दीजिए। तो इस वाली टेंजेंट के अक्रॉस हो जाएगा ये डायमीटर के अक्रॉस, यानी कि 1/4 mr², और फिर ये mr² इसमें ऐड कर दीजिए, तो ये 5/4 mr² होगा। तो इस तरह से हम डिस्क के भी सारे केसेस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट है बेटा मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ थिन यूनिफॉर्म रॉड। अगर थिन यूनिफॉर्म रॉड है तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा? मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ थिन यूनिफॉर्म रॉड। तो देखिए जैसे एक रॉड है, थिन है, मतलब इसकी जो विड्थ है वो नेग्लिजिबल है, इसके सेंटर से ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, और ये इसके अबाउट जो रॉड है वो इस तरह से रोटेट करेगी। जैसे ये पेन है, इस एक्सिस ऑफ रोटेशन का मतलब है कि उससे जाने वाला जो पॉइंट है वो फिक्स्ड होगा। अब आप इसको अगर ऐसे रोटेट करोगे तो ये इस पॉइंट के अबाउट इस तरह से रोटेट होगा। ठीक है, तो इसके अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना है। इसकी जो टोटल लेंथ है वो L दी हुई है, जो इसकी लेंथ है वो L गिवन है। तो आप देखिए कि इसका एक एलिमेंट कंसिडर कर लेते हैं, ये सेंटर हो गया, ये हमने एक एलिमेंट कंसिडर कर लिया जो कि इससे x लेंथ पे, और इसकी जो विड्थ है, ये वाली जो विड्थ है ये किसके इक्वल होगी? dx के इक्वल होगी। ठीक है, तो यहाँ पे जो x है वो 0 के इक्वल होगा, और यहाँ पे जो x है वो L/2 के इक्वल होगा। तो इसमें जो x है वो वेरी करेगा। इसके मास को, अगर इसका टोटल मास रॉड का m दिया हुआ है, तो इसका जो मास है वो dm है, तो dm की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी पड़ेगी। तो यूनिटरी मेथड से जो dm है वो किसके इक्वल हो जाएगा? मास पर यूनिट लेंथ इनटू dx। पहले तो हमने यूनिट लेंथ का मास निकाल लिया, m/l, लेंथ से डिवाइड कर दो, यूनिट लेंथ का मास आ जाएगा।
फिर उसको इसकी विड्थ से मल्टीप्लाई कर दो dx से, तो हमें इसका मास मिल गया कि इसका मास कितना होगा। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालिए एलिमेंट का। एलिमेंट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा? तो डी की वैल्यू हो जाएगी mr² यानी कि dm इंटू एक्स स्क्वायर। dm की वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, तो m/l इंटू dx इंटू एक्स स्क्वायर। ये इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया। अब इसमें अगर आपको इसका टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है तो x की वैल्यू कहां से कहां तक जाएगी? ये l/2 और इधर हो गया -l/2, तो ये -l/2 से लेके l/2 तक इंटीग्रेट कर दीजिए, तो ये हो जाएगा m/l इंटू एक्स स्क्वायर इंटू dx, और x की वैल्यू -l/2 से लेके +l/2 तक वेरी करेगी। तो ये हो गया I इज इक्वल टू m/l, और एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो गया x³ 3, और ये -l/2 से लेके l/2 तक। तो ये हो जाएगा I इज इक्वल टू m/3l। ये 3 तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। अब इसमें x की वैल्यू डालिए, तो x की वैल्यू डालेंगे तो ये l/2 का होल क्यूब माइनस, और फिर ये -l/2 का होल क्यूब, तो हो जाएगा m/3l इंटू l³/8, माइनस का क्यूब करोगे माइनस आएगा, तो ये भी l³/8 हो जाएगा, डबल हो जाएगा। तो ये हो गया m/3l इंटू 2l³/8, ये 2 से 8 कट जाएगा 4 टाइम्स, l से l³ कट जाएगा, तो ये 1/12 ml² हो जाएगा। तो यूनिफॉर्म रॉड का सेंटर से जाने वाले उसकी लेंथ के परपेंडिकुलर एक्सिस, यूनिफॉर्म रॉड का उसके सेंटर से जाने वाले उसकी लेंथ के परपेंडिकुलर एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो ml²/12 के इक्वल होता है। अगर इसके एक एंड के अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना हो, सपोज करिए कि इस एंड के अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है I डैश, तो हमने लिख दिया I एंड, ये जो है ये I सेंटर हो गया, ये सेंटर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अगर एंड के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना हो तो बताइए कितना होगा? कौन सी थ्योरम लगाएंगे इसमें? गौरव, कौन सी थ्योरम लगाएंगे अगर आपको एक एंड के अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना हो? मतलब अभी ये जो रॉड है इस तरह से रोटेट करेगी, सर परपेंडिकुलर एक्सिस हो। परपेंडिकुलर एक्सिस में 3 एक्सिस होते हैं बेटा, और परपेंडिकुलर होने चाहिए एक दूसरे के। इसमें ये वाला जो एक्सिस है ये इसके पैरेलल है। परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम कैसे लगेगा? ये देखो, ये इस वाले ये एंड को फिक्स कर दोगे तो ये इस तरह से रोटेट करेगा, ये पूरी लेंथ इसका एक एंड फिक्स हो जाएगा और वो उसके अबाउट इस तरह से रोटेट करेगा। तो देखो इस एक्सिस का ये सेंटर ऑफ मास से पास हो रहा है, इसका हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है, हमने कैलकुलेट किया ml²/12, और इसके अबाउट हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, तो इसमें पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाएंगे, तो ये हो जाएगा I कॉम सेंटर ऑफ मास से और प्लस md², ये इसका फॉर्मूला हो जाएगा। तो सेंटर ऑफ मास से जाने वाला जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो तो ml²/12 है, m, और इन दोनों के बीच में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ये वाली डिस्टेंस वो किसके इक्वल है? ये पूरा l है, तो ये वाली डिस्टेंस किसके इक्वल हो जाएगी? l/2 के इक्वल हो जाएगी। ठीक है, तो d की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी? d इज इक्वल टू l/2, तो यहाँ पे आ जाएगा l/2 का स्क्वायर। ठीक है, तो इस एंड के अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा ये ml²/12 प्लस ml²/4, इसका एलसीएम ले लीजिए 12 आ जाएगा, तो ml² प्लस 3ml², तो ये 4ml²/12 हो गया,
4 से 12 कैंसिल हो जाएगा, तो ये ml²/3। ठीक है, तो सेंटर के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो 1/12 ml², और एंड के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो 1/3 ml² होता है। इसके ऊपर जरूर एक क्वेश्चन आता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो इस आर्टिकल के ऊपर जरूर आपको एक क्वेश्चन मिलेगा। सिलेंडर का मैं डिस्कस कर चुका हूं। सिलेंडर का वही फॉर्मूला होता है जो रिंग का होता है। सॉलिड सिलेंडर का बिल्कुल वही होता है जो डिस्क का होता है। हॉलो स्फीयर और सॉलिड स्फीयर, ठीक है। तो उसका डेरिवेशन बहुत ही मुश्किल है, ये मुश्किल है, उसका डेरिवेशन बहुत ज्यादा मुश्किल है, तो डेरिवेशन करने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ उसका फॉर्मूला याद रखना है। तो हॉलो स्फीयर का किसी भी डायमीटर के अलोंग, किसी भी डायमीटर के अक्रॉस मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है 2/3 mr²। तो जैसे ये कोई हॉलो स्फीयर है, ये हॉलो स्फीयर है, अंदर से खाली है, तो इसका कोई भी डायमीटर, चाहे ये डायमीटर है, चाहे ये डायमीटर है, चाहे ये डायमीटर है, चाहे ये डायमीटर है, किसी भी डायमीटर के अक्रॉस इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो 2/3 mr² होता है। ठीक है, तो क्योंकि ये सिमेट्रिकल होता है तो इसके कहीं से भी एक्सिस बनाइए जो इसके सेंटर से पास होगा तो वो एक डायमीटर ही बन जाएगा। तो ये वाला जो एक्सिस है जो है ना, क्योंकि इसमें कोई बेस नहीं है जिसके पैरेलल हम बना सके, तो ये स्पेस में एक सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट है अबाउट इस सेंटर, तो कोई भी डायमीटर सेंटर से पास होने वाला होगा उसके अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2/3 mr² के इक्वल होगा। तो हॉलो स्फीयर का होता है 2/3 mr²। और जो सॉलिड स्फीयर होता है, जैसे ये सॉलिड स्फीयर है, ये सॉलिड स्फीयर, तो सॉलिड स्फीयर के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा किसी भी डायमीटर के अक्रॉस जो इसके सेंटर से पास करेगा, तो सॉलिड स्फीयर का होता है 2/5 mr²। ठीक है बेटा, तो इतने फॉर्मूले आपको याद रखने हैं। ओके सर। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का तो ये सारा हो गया। अब नेक्स्ट क्लास में ये पूरा खत्म हो जाएगा बेटा। तो ये सब आप जितना आज पढ़ा है उसको पूरा एक बार खुद से लिख के प्रैक्टिस कर लीजिएगा। सर हो गया। याद रखना है आपको। ओके बेटा, थैंक यू सर। ओके।